नमस्कार दोस्तों, आज बात होने वाली है विजयनगर के ऊपर। विजयनगर साम्राज्य की अगर बात करोगे तो विजयनगर साम्राज्य को पढ़ने के लिए आपको साथ साथ बहमनी को समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि बहमनी को समझे बिना या बहमनी के साथ साथ दक्कन की सल्तनत को समझे बिना आप विजयनगर को पढ़ नहीं सकते। जैसे अगर आप विजयनगर को केवल विजयनगर के दृष्टिकोण से देखोगे तो आपको विजयनगर आपको याद करना पड़ेगा और आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप विजयनगर को बहमनी के साथ और दक्कन की जो 5 सल्तनत थी, अहमदनगर, बीजापुर, बीदर, बेरार और गोलकुंडा, उनके साथ में अटैच करके देखोगे तो विजयनगर पूरा समझ में भी आएगा। और इसका परिणाम ये होगा कि आपको मुख्य परीक्षा में लिखने के लिए आएगा विजयनगर, जो कि आता है हर साल। ठीक है, कुछ अंतराल पे आता ही रहता है विजयनगर, तो विजयनगर पे लिखने में आसानी रहेगी, बहमनी पे लिखने पे आसानी रहेगी, दक्कन की जो 5 सल्तनत है उस पर लिखने में आसानी रहेगी। और दूसरा, प्रीलिम्स के अंदर जो लगातार क्वेश्चंस आते रहते हैं उसको समझने में और उसको डील करने में, टिक करने में बड़ी आसानी रहेगी। तो शुरुआत करते हैं विजयनगर के ऊपर, लेकिन आज का जो सेशन होगा वो विजयनगर को समझने पर होगा। और विजयनगर को समझने के साथ साथ हम बहमनी को भी समझेंगे, और बहमनी को समझने के साथ साथ दक्कन की 5 सल्तनत को भी समझेंगे, ताकि इन तीनों को समझें पहले आज। और समझने के बाद फिर जो हमारा कल का लेक्चर होगा उसमें कंटेंट देंगे, आपको बताएंगे कि क्या होगा विजयनगर के अंदर। लेकिन आज का सेशन को समझे बिना कल के सेशन में आप प्रवेश कर ही नहीं सकते। तो आज का सेशन जो है विजयनगर के दृष्टिकोण से, बहमनी के दृष्टिकोण से, दक्कन की 5 सल्तनत के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं विजयनगर के ऊपर। विजयनगर की बात की जाए तो विजयनगर की जो कहानी है वो शुरू हो रही है मोहम्मद बिन तुगलक के साथ। याद रखिएगा, ये कहानी शुरू होती है मोहम्मद बिन तुगलक के साथ। अब ये मोहम्मद बिन तुगलक कौन है? देखो, जो मुझसे दिल्ली सल्तनत पूरा पढ़ चुके हैं उनको मैंने बताया था, ये तुगलक वंश का दूसरा शासक है। ये तुगलक डायनेस्टी का सेकंड रूलर है, इसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो ये मोहम्मद बिन तुगलक जो रूल कर रहा है वो दिल्ली के इलाकों से रूल कर रहा है, दिल्ली का सुल्तान है। इधर जब दिल्ली के सुल्तान की बात की जाए तो ये दिल्ली का सुल्तान राज्य का लगातार विस्तार कर रहा था, एक्सपैंड कर रहा था एरिया। और इसी बीच में ये जो इलाका आप देख पाओगे ये है आंध्र प्रदेश का इलाका, और इसी आंध्र प्रदेश के इलाकों में एक आपको स्टेट मिलेगा, दैट इज़ वारंगल। वारंगल एक बेसिकली राज्य है जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता था। और इसी बीच में कहा जाता है कि जो वारंगल नाम का जगह है, इसी वारंगल नामक जगह के ऊपर एक डायनेस्टी रूल करती है, एक राज्य, एक वंश रूल करता है, उसका नाम है काकतीय। क्या नाम है? काकतीय डायनेस्टी। ठीक है, नाम क्या है? काकतीय डायनेस्टी। और कहा जाता है कि इसी काकतीय डायनेस्टी के राजा का नाम था प्रताप रुद्रदेव। क्या नाम है? प्रताप रुद्रदेव। और प्रताप रुद्रदेव की अगर बात की जाए तो ये काकतीय वंश के राजा हुआ करते थे। तो इसी बीच में मोहम्मद बिन तुगलक ने राज्य का विस्तार करते हुए, क्षेत्र का विस्तार करते हुए, आसान भाषा में बता रहा हूँ मैं आपको, क्षेत्र का विस्तार करते हुए आंध्र प्रदेश पर अटैक किया। और आंध्र प्रदेश पर अटैक करने के बाद प्रताप रुद्रदेव की हत्या कर दी। जब प्रताप रुद्रदेव की हत्या कर दी तो इसी बीच में प्रताप रुद्रदेव के 2 सामंत हुआ करते थे, 2 फ्यूडल्स हुआ करते थे। एक का नाम था हरियर और एक का नाम था बुक्का। ठीक है, ये फ्यूडल्स भी हुआ करते थे और ये मिनिस्टर्स भी हुआ करते थे। एक का नाम क्या है? हरियर, और एक का नाम क्या है? बुक्का। मैं पूरा लिखता हूँ, ये है हरियर और दूसरे इनके सगे भाई, छोटे भाई बुक्का। ठीक है, ये इनके फ्यूडल्स भी हुआ करते थे, ये सामंत भी हुआ करते थे। फ्यूडल्स, सामंत या इनके सबऑर्डिनेट्स भी हुआ करते थे, इनके मिनिस्टर्स भी हुआ करते थे। कहा जाता है कि ये लोग यहाँ से फिर माइग्रेट कर गए, और ये लोग माइग्रेट करके चले गए थे कर्नाटका। कर्नाटका, जहाँ पे कभी काम्पिल्य राज्य शासन करता था। लेकिन इसी बीच मोहम्मद बिन तुगलक ने काम्पिल पे भी आक्रमण किया, और जब काम्पिल्य के ऊपर आक्रमण कर दिया तो इसी बीच में हरियर बुक्का को गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करने के बाद हरियर बुक्का को दिल्ली ले जाया गया। और जब मोहम्मद बिन तुगलक इनको दिल्ली ले गया तो दिल्ली ले जाने के पास इनके पास 2 विकल्प रहे। पहला विकल्प ये था कि या तो ये इस्लाम को स्वीकार कर लें या तो इनकी हत्या कर दी जाएगी। अब चूंकि इनके पास कोई ऑप्शन था नहीं, परिणाम ये हुआ कि हरियर बुक्का नाम के इन 2 सगे भाइयों ने इस्लाम को स्वीकार कर लिया। इधर हरियर बुक्का ने जब इस्लाम को स्वीकार कर लिया, ठीक है, तो इसी बीच में मोहम्मद बिन तुगलक भारत में विभिन्न नीतियों को चलाता है। जैसे कि आप देखोगे, मोहम्मद बिन तुगलक ने भारत में राजधानी परिवर्तन किया। जो गंगा एरिया, गंगा यमुना का एरिया वाला इलाका है, वहाँ पे टैक्स बढ़ाने की कोशिश की। आप सुनते होंगे कि दोआब के एरिया में टैक्स को उन्होंने बढ़ा दिया था, इंक्रीज़ कर दिया था। टोकन करेंसी चलाई थी, सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, या फिर खुरासाना अभियान किया या कराचल अभियान किया। वो सारी नीतियाँ जो मोहम्मद बिन तुगलक चला रहा था, वो नीतियाँ लगातार विफल हो रही थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक की जो नीतियाँ हैं, मोहम्मद बिन तुगलक की जो पॉलिसीज़ हैं, वो एक एक करके फेल हो रही थी। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, अगर मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियाँ लगातार फेल होती चली जाएंगी तो क्या
इसका असर ये होगा कि जो उसके पास फंड्स होंगे, जो उसके पास पैसा होगा, वो बढ़ेगा कि घटेगा। तो स्वाभाविक सा बात है, जब आपकी नीतियाँ लगातार फेल हो रही हैं, आप अपने मामलों में फेल हो रहे हैं, तो आपके फंड्स क्या होंगे, कम हो जाएंगे। और अगर फंड्स कम हो जाएंगे तो आपके पास आर्मी कम होगी कि ज़्यादा होगी, कम होती चली जाएगी। और कम होती जाएगी तो क्या प्रशासन के ऊपर जो पकड़ है वो मजबूत होगी, कमज़ोर होगा? प्रशासन पे जो पकड़ है वो आपकी क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। इससे क्या राज्य मजबूत होगा, कमज़ोर होगा? राज्य कमज़ोर होता चला जाएगा। और राज्य जब कमज़ोर होगा, जब राज्य वीक हो जाएगा, तो जो सुल्तान दिल्ली में बैठा है, वो सुल्तान दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों पे तो अच्छे से नियंत्रण कर लेगा, लेकिन वो दिल्ली से दूर दराज के इलाकों पर उतना बेहतर नियंत्रण नहीं कर पाएगा जितना सो करना चाहिए। कारण दूर दराज है, और दूर दराज के इलाकों पे नियंत्रण करने के लिए आपको क्या चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, फंड्स, वो है ही नहीं। इसीलिए दूर दराज के इलाके जो है वो तुगलक वंश के हाथों से निकलना शुरू हो गए, या उन इलाकों में लगातार रिवोल्ट होना शुरू हो गया, जैसे कि बंगाल, जैसे गुजरात, है ना, जैसे कि दक्षिण भारत, लगातार साउथ इंडिया में लगातार रिवोल्ट होना शुरू हो गए। ये होगा ही होगा, ये नियम है कि जैसे ही दिल्ली का सुल्तान वीक होगा, जैसे ही दिल्ली का सुल्तान वीक होगा या दिल्ली में कुछ भी अनहोनी होगी, दिल्ली से दूर दराज के इलाके जो है वो स्वतंत्र होना शुरू हो जाएंगे या इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाएंगे। अब चूंकि लगातार साउथ इंडिया में रिवोल्ट हो रहे थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक को लगा इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए, कुचलने के लिए, दबाने के लिए हमें हरियर बुक्का को भेजना चाहिए, क्योंकि हरियर बुक्का उस इलाके से बड़े परिचित हैं। इसी का परिणाम था कि हरियर बुक्का को भेजा गया। इधर हरियर बुक्का दक्षिण भारत में जब थे और विद्रोह को सप्रेस कर रहे थे, तो इसी बीच में इनके जो दो टीचर हैं, एक का नाम है माधव विद्यारण और दूसरे हैं शंकराचार्य जी। इनके जो टीचर हैं, एक का नाम क्या है, माधव विद्यारण। नाम ध्यान रखिएगा, कोई चीज़ भूलनी नहीं है आपको। माधव विद्यारण और शंकराचार्य जी। अच्छा, मैंने क्या बोला, शंकराचार्य जी? कुछ गलत बोल दिया क्या मैंने? शंकराचार्य जी, शंकराचार्य जी। अब आप बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलोगे कि शंकराचार्य जी तो सर 8वीं शताब्दी में थे और ये तो 14वीं शताब्दी चल रहा है, ये कहाँ से आ गए, है ना? अब एक बात और शब्द मैंने बोला, 8वीं शताब्दी और 14वीं शताब्दी, 8th सेंचुरी 14th सेंचुरी, ये क्या है, ये भी समझो। 700 से लेकर 799 के बीच में जो कुछ भी होगा उसे बोलेंगे 8th सेंचुरी। समझ में आ रहा है? 700 से लेकर 799 के बीच में जो कुछ भी होगा उसको बोलेंगे 8th सेंचुरी। और अगर मैं बोल रहा हूँ 14th सेंचुरी, इट मीन्स 1300 से लेकर 1399 के बीच में जो कुछ भी होगा उसे क्या बोलेंगे, 14th सेंचुरी बोलेंगे, 14वीं शताब्दी बोलेंगे। स्पष्ट है ये बात? क्लियर है ये बात? जैसे आज क्या चल रहा है, आज चल रहा है आपकी 21st सेंचुरी। तो 21st सेंचुरी का मतलब है सन 2000 से लेकर 2099 के बीच में जो कुछ भी होगा उसे क्या बोलेंगे, 21st सेंचुरी। समझ में आ रहा है? तो कहा जाता है कि जो 8वीं शताब्दी थी, 8th सेंचुरी थी, 8th सेंचुरी में आपको जो दिखाई देते हैं वो शंकराचार्य नहीं है, वो आदि शंकराचार्य हैं। वो कौन है? आपको जो केरल के इलाके में इस इलाके के अंदर आपको जो 8th सेंचुरी में जो जन्म लेते हुए नज़र आ रहे हैं, वो कौन है? वो हैं आपके आदि शंकराचार्य। वो कौन है? आदि शंकराचार्य। आदि का मतलब होता है मूल, प्राचीन, एंशंट। समझ में आ रही? यही है वास्तविक शंकराचार्य। और शंकराचार्य जी ने, पता है आपको, शंकराचार्य जी ने भारत के 4 अलग अलग कोनों में अपने विचारों को फैलाने के लिए 4 मठ या 4 ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे। और जो भी उस मठ को देखता है, उस मठ का अध्यक्ष होता है, प्रेसिडेंट होता है, उसे हम मठाधीश कहते हैं, उसे हम शंकराचार्य कहते हैं। इसीलिए आदि शंकराचार्य जी के मरने के बाद भी उनके विचारों को फैलाने के लिए 4 मठ थे और उन मठों के अध्यक्ष को हम शंकराचार्य कहते हैं। और इसीलिए आज भी शंकराचार्य जी की परंपरा देखने को मिलती है। तो ये आदि शंकराचार्य नहीं है, ये मठों के अध्यक्ष हैं, मठाधीश हैं, शंकराचार्य जी हैं। तो अंतर समझ में आया? तो मैंने क्या बोला कि माधव विद्यारण जी और शंकराचार्य जी की मुलाकात होती है हरियर बुक्का से। तो हरियर बुक्का से जब मुलाकात होती है तो हरियर बुक्का से पूछते हैं कि यार हरियर बुक्का आजकल दिखते नहीं हो। तो बताया, गुरुजी हमारे साथ ये हो गया था, मोहम्मद बिन तुगलक हमको दिल्ली ले गया, फिर ज़बरन हमको इस्लाम में एक्सेप्ट करवा दिया हम लोगों को, अब देखिए क्या हो गया है। तो माधव विद्यारण ने कहा कोई बात नहीं, हमारे धर्म में वापस आ जाओ, क्या दिक्कत की बात है, तुम्हारे तो धर्म है। इसीलिए माधव विद्यारण के प्रभाव में आने के बाद, उनके विचारों से प्रभावित होने के बाद, ये जो हरियर बुक्का नाम के 2 भाई हैं, इन्होंने दोबारा
हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया था। सब बात समझ में आ रही है? इन्होंने क्या किया, इन्होंने दोबारा हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया और ये भी समझाया कि क्यों दूसरों की चाकरी कर रहे हो, अगर करना है तो खुद का भी करो। और ये बात हरियर बुक्का को समझ में आ रही थी कि खुद का कुछ करना चाहिए, और ये भी हरियर बुक्का देख रहे थे कि मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियाँ लगातार विफल हो रही हैं। अगर हमने दक्षिण भारत में कुछ नया किया, अपना कुछ किया, अपना राज्य अगर इस्टेब्लिश किया, अपना स्टेट बनाया, तो मोहम्मद बिन तुगलक हमारा क्या कर लेगा, और किया भी तो जवाब दे देंगे। सही बात है कि नहीं? सही बात है। इसीलिए हरियर बुक्का ने मोहम्मद बिन तुगलक की राजनीतिक परिस्थिति का फायदा उठाते हुए और माधव विद्यारण और अपनी काबिलियत के दम पर 1336 में, 14वीं शताब्दी के मध्य में, 14th सेंचुरी के मिड तक आते आते, 1336 तक आते आते, कहा जाता है कर्नाटका वाले इलाके में, 1336 में ये जो इलाका है, कहाँ गया ये, 1336 में कर्नाटका वाले इलाके में, 1336 में कर्नाटका वाले इलाके में एक राज्य स्थापित होता है। उस राज्य का नाम है विजयनगर। क्या नाम है? विजयनगर। इसे विजयनगर भी कहते हैं, इसे विद्यानगर भी कहते हैं। विद्या का नगर, विद्या का केंद्र विद्यानगर। समझ में आया कि नहीं आया? यही है विद्यानगर और यह है विजयनगर, जो कि 1336 में कर्नाटका में स्थापित होता है। अच्छा, विजयनगर की खास बात पता है क्या है? विजयनगर की खास बात है कि विजयनगर के साथ में एक शब्द जोड़ देते हैं, एम्पायर। एम्पायर को हिंदी में लिखते हैं साम्राज्य। हिंदी में क्या लिखते हैं? साम्राज्य। साम्राज्य शब्द के दो अर्थ हैं, ये भी समझ लीजिएगा। जब आप साम्राज्य शब्द को तोड़ोगे, साम्राज्य शब्द को तोड़ोगे तो दो वर्ड निकल कर आएंगे। पहला शब्द निकल कर आएगा सम, और दूसरा शब्द निकल कर आएगा राज्य। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक ऐसा राज्य जिसने अपने एरिया को विस्तार किया, और विस्तार करते करते आसपास के जितने भी छोटे मोटे राज्य थे उनको आपस में मिला लिया। तो इसीलिए अभी राज्य नहीं, क्या बना? साम्राज्य बना। और याद रखिएगा, जब आप दूसरे के इलाके पे ज़बरन कब्जा करोगे तो उसके लिए कोई डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ नहीं होंगी। आपके लिए वोट नहीं करवा रहे कि आप हमको वोट डालोगे, फिर हम तय करेंगे कि आपके इलाके पे कंट्रोल करना है कि नहीं। बात समझ में आ रही है? ये तलवार तय करती थी कि आपके राज्य पे कब्जा होगा कि नहीं। तो ये ताकत के दम पे फोर्सफुली आपके राज्य पे कब्जा किया जाता था। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ये फोर्सफुली राज्य के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की जाती थी। यही है साम्राज्य। इसीलिए क्या कहलाए? विजयनगर साम्राज्य, जिसने राज्य का विस्तार किया ताकत के दम पे, और राज्य का विस्तार करते हुए ये कर्नाटका से आगे बढ़े। क्योंकि देखिए, विजयनगर साम्राज्य केवल कर्नाटका तक सीमित नहीं है। ये आप देखोगे, आपको आंध्र प्रदेश के इलाकों में, आगे जाके तमिलनाडु के इलाकों में, आगे जाके केरल के इलाकों में, तो ये बड़े इलाके में, साउथ इंडिया का बड़ा इलाका विजयनगर के हाथों में था। और चूँकि विजयनगर के आसपास के इलाके या साउथ इंडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा विजयनगर के हाथों में था, इसीलिए विजयनगर को राज्य नहीं कहते हैं, विजयनगर को साम्राज्य कहते हैं। यही है विजयनगर साम्राज्य। इतना स्पष्ट हुआ कि नहीं स्पष्ट हुआ? ये है विजयनगर साम्राज्य, जो कि 1336 में इन दो सगे भाइयों ने, हरियर और बुक्का नाम के इन दो भाइयों ने विजयनगर को स्थापित किया। ठीक। अब विजयनगर का महत्व ये है कि अगर विजयनगर, जो कि एक हिंदू राज्य है, अगर इसको स्थापित नहीं किया होता, मजबूती से इसको एक बड़े राज्य के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया होता, साम्राज्य के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया होता, तो क्या इस पूरे दक्षिण भारत के इलाकों में क्या हिंदू कल्चर को या वैदिक संस्कृति को क्या ये सुरक्षित रख पाते? नहीं रख पाते। क्योंकि सर पे कौन बैठा रहेगा? सर पे बहमनी किंगडम बैठा रहेगा। और बहमनी किंगडम, अगर विजयनगर कमज़ोर होता तो बहमनी किंगडम जो है वो विजयनगर के इलाकों पे कंट्रोल करता, और विजयनगर के इलाकों में कंट्रोल करता तो हिंदू कल्चर को क्या वैसा प्रोटेक्शन देता जैसा विजयनगर ने किया? तो जवाब है नो। क्यों देगा अलाउद्दीन हसन मेहमन शाह? क्यों देगा अलाउद्दीन हसन मेहमन शाह विजयनगर को वो महत्व या हिंदू कल्चर को वो महत्व? नहीं देगा। समझ में आए? इसीलिए अगर विजयनगर साम्राज्य इस इलाके में मजबूती से स्थापित नहीं हुआ होता तो बहमनी किंगडम इस इलाके पे कब्जा करता और हिंदू कल्चर को इतना प्रोटेक्शन नहीं मिलता। तो इसीलिए ये हिंदू कल्चर को प्रोटेक्शन के दृष्टिकोण से या वैदिक संस्कृति को प्रोटेक्शन के दृष्टिकोण से आपको मजबूत होता हुआ नजर आ जाएगा। क्लियर हुआ? इसी बीच में आप देखोगे विजयनगर के बारे में कि विजयनगर, जो कि एक कन्वर्टेड, फिर हिंदू के द्वारा स्थापित किया हुआ राज्य, पहले हिंदू थे, फिर मुसलमान हो गए, फिर हिंदू हो गए। अगर इस राज्य की बात की जाएगी तो इस राज्य को बनाने में या इसको एक साम्राज्य के फॉर्म में बनाने में 4 अलग अलग वंश का रोल रहा है। याद रखिएगा, विजयनगर ऐसा तो था नहीं कि जिसको एक वंश ने, एक व्यक्ति ने बना दिया,
इसमें अलग अलग वंशों ने रूल किया है और उनमें भी अलग अलग शासक हैं जिन्होंने समय समय पर इसके विकास में योगदान दिया, डेवलपमेंट में योगदान दिया। तो विजयनगर के ऊपर 4 डायनेस्टीज नहीं है जिन्होंने के करके रूल किया है, और डायनेस्टीज का नाम याद रखिएगा। पहली है संगम डायनेस्टी, दूसरी है सालुव डायनेस्टी, तीसरी है तुलुव डायनेस्टी और चौथी है अराविदु डायनेस्टी। याद रखिएगा, भूलना नहीं है मित्रों। संगम, सालुव, तुलुव, अराविदु, ये 4 महत्वपूर्ण वंश थे जो कि करके रूल करते हैं, और इन्होंने ही विजयनगर को विजयनगर साम्राज्य के रूप में परिवर्तित किया। बात समझ में आ रही है? इनका अगर समय देखना चाहोगे तो संगम का याद रखना 1336 जब विजयनगर की स्थापना हो रही है से लेकर 1486 तक है। सालुव की बात करेंगे तो 1486 से लेकर 1486 से लेकर 1505 तक है। ठीक। तुलुव की बात करेंगे तो 1505 में स्थापित होगा और 1570 तक जाएगा। बात समझ में आ रही है? और जो अराविदु है वो 1570 में स्टैब्लिश होगा और कब तक जाएगा? 1686 तक जाएगा, 46 तक जाएगा। तो आपको एक बात नजर आएगी कि जो विजयनगर साम्राज्य 14वीं सेंचुरी में शुरू हो रहा है, हो रहा है, वो कब तक जा रहा है? वो 17वीं सेंचुरी जा रहा है। क्या ये स्टेटमेंट में डाल देगा यूपीएससी तो कुछ गलत करेगा? अगर आपसे यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर आईएएस आप सिंपल भाषा में पूछता है कि विजयनगर की स्थापना हो रही है 14वीं शताब्दी में और वो हमको आगे जाके 17वीं शताब्दी तक देखने को मिलेगा, तो क्या गलत है? बिल्कुल सही बात है। मोटे मोटे तौर पे देखो, आप इसको बैठ के ये याद करोगे कि वो समझना है, आप ये समझ जाओगे तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा। याद तो ना करना है कि 14वीं शताब्दी से शुरू होने वाला विजयनगर वो 17वीं शताब्दी तक आपको देखने को मिलेगा या 17वीं सेंचुरी के मिड तक आपको देखने को मिलेगा। स्पष्ट है ये बात? अब इन 4 वंशों की बात करें तो इन 4 वंशों के अंदर ये जो 2 वंश हैं काम के नहीं हैं। अब काम के नहीं है मतलब काम के हैं लेकिन इतने काम के नहीं हैं। संगम, सालुव और अराविदु ये 2 डायनेस्टीज हैं जो कम इंपॉर्टेंट है, लेस इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट कौन सी है? इंपॉर्टेंट है आपकी संगम डायनेस्टी और तुलुव डायनेस्टी। आप इसका टाइमलाइन देखो ना, 1336 से लेकर 1486 सबसे लंबा टाइम पीरियड अगर विजयनगर में किसी ने देखा है तो किसने देखा है? संगम ने देखा है। 1336 में स्टैब्लिश हो रहा है, 1486 लगभग 150 सालों का लंबा समय बिताया है उन्होंने। इसीलिए संगम डायनेस्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? तुलुव, क्योंकि तुलुव के अंदर एक आपको राजा मिलेंगे महाराज कृष्णदेव राय। इसीलिए जो कि कृष्णदेव राय तुलुव डायनेस्टी के सबसे और पूरे विजयनगर के सबसे महान शासक हुए हैं, इसीलिए संगम डायनेस्टी का इंपॉर्टेंट है और तुलुव का भी इंपॉर्टेंस है कि नहीं है? स्पष्ट हुआ ये बात कि संगम का भी इंपॉर्टेंस है और तुलुव का भी इंपॉर्टेंस है। ठीक, एक बात क्लियर हुआ। लेकिन सालुव के बारे में एक बात अच्छे से याद रखिएगा। सालुव के बारे में एक बात अच्छे से आपको ये याद रखनी है कि जब सालुव डायनेस्टी है 1486 में आ रही है और 1505 में ख़त्म हो रही, इसी समय भारत के अंदर एक कंपनी की एंट्री हो रही है, वो है पोर्तुगीज़। आपको पता है ना 1498 में वास्को डी गामा भारत आ गया था जो कि पुर्तगाली था। तो जिस समय पोर्तुगीज़ का भारत में आगमन हो रहा है, उस समय विजयनगर के अंदर डायनेस्टी कौन सी है? सालुव डायनेस्टी है, सालुव डायनेस्टी। बात ध्यान रखिएगा, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस दृष्टिकोण से पढ़ना है, बेहद ज़रूरी है। क्लियर हुआ? संगम, सालुव, तुलुव, अराविदु। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ये सब क्लियर हुआ। अब चूंकि इसका ऑर्डर भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो ऑर्डर भी समझ लीजिए। सस्ता, क्या याद रखेंगे? सस्ता। मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ? सस्ते में पढ़ा रहा हूँ आपको। सस्ता मतलब क्या होता है? एस फॉर होता है संगम, एस फॉर क्या होता है? सालुव, टी फॉर होता है तुलुव, ए फॉर होता है अराविदु। कौन सी इंपॉर्टेंट है? फटाफट बोलो। संगम इंपॉर्टेंट है, यस। तुलुव इंपॉर्टेंट है, यस। कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है? सालुव नहीं है, अराविदु नहीं है। अराविदु डिक्लाइनिंग फेज का है और सालुव चूंकि बहुत लंबे समय तक कोई रोल प्ले नहीं किया, कोई फंडामेंटल चेंजेस नहीं किए, इंपॉर्टेंट नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई है? तो जिस समय दक्षिण भारत में कर्नाटका के इलाकों के अंदर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो रही है, उसी समय आपको एक चीज़ और नजर आएगी। अब देखिए, इस कंडीशन को आगे लेके जाते हैं। इसी समय आपको दक्षिण भारत में नजर आएगा ये जो इलाका है महाराष्ट्र का। इस महाराष्ट्र के इलाके के अंदर आपको करीबन 1347 एक व्यक्ति जो पहले जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर चुका है, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह रूल कर रहा है। और अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने महाराष्ट्र के इलाकों में, कर्नाटका के अंदर विजयनगर है और महाराष्ट्र के अंदर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने एक साम्राज्य बनाया, इसका नाम क्या था?
बहामनी, ये बहामन से बना है बहामनी। ये थोड़ा समझने का विषय है, क्योंकि अगर आपने विजयनगर पढ़ा और साथ में बहामनी नहीं पढ़ा तो विजयनगर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि विजयनगर की यात्रा बहामनी होकर ही जाती है। बिना विजयनगर की यात्रा पूरे किए, बिना बहामनी की यात्रा किए बिना आप विजयनगर समझ नहीं सकते हो। समझते हैं बहामनी क्या है ये? अब पहले अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की बात करें तो इनका एक और नाम भी है, इन्हें हम कहते हैं हसन गंगू। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हसन गंगू कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो गंगू वर्ड है ये कौन है? ये एक ब्राह्मण थे। ये कौन थे? एक ब्राह्मण। और कहा जाता है कि इन्हीं गंगू नाम के ब्राह्मण ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह को पाला था, इसीलिए अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का एक और भी नाम है, वो है हसन गंगू। ठीक, ये बात क्लियर हुई। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की बात करें तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह इस बात को देख रहा था, उत्तर भारत में बैठा हुआ जो सुल्तान है मोहम्मद बिन तुगलक, ये कमज़ोर हो चुका है, इसके पास वैसा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, वैसी आर्मी नहीं है, और अगर हम इस इलाके में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करते हैं, एक इंडिपेंडेंट स्टेट की स्थापना करते हैं, तो हमारा क्या कर लेगा? और अगर कर भी लेगा, कुछ एक्शन भी लेगा, तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के पास हमारे पास क्षमता भी है। इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक के ज़माने में 1347 में या 14 सेंचुरी के मिड तक आते आते इसने महाराष्ट्र के अंदर बहामनी साम्राज्य की स्थापना की। बहामनी साम्राज्य, बहुत बड़े इलाके पे कंट्रोल किया था, बहामनी साम्राज्य की स्थापना की। इतना स्पष्ट है। अब बहामनी साम्राज्य की स्थापना की बात करें तो यहाँ पे एक शब्द लिखा है बहमन, इसको भी थोड़ा सा क्लियर करता हूँ मैं आपको, क्योंकि एक मुस्लिम साम्राज्य है, बहामनी साम्राज्य है, तो ये बहामनी शब्द आया कहाँ से? अगर बहामनी शब्द की बात की जाएगी तो जो बहामनी शब्द आया है वो आया है, दो तरीके हैं, दो व्यू पॉइंट हैं, दो विचार हैं इतिहास के अंदर। पहला है ये ब्राह्मण से बना है, क्योंकि इसका पालन पोषण किसने किया था? एक हसन गंगू ने किया था, या गंगू नाम के ब्राह्मण ने किया था, जो कि एक ब्राह्मण था, जो कि ब्राह्मण ने इसका पालन पोषण किया, इसीलिए इसने नाम ही रखा है ब्राह्मण। ब्राह्मण ब्राह्मण ही है बहमन, ब्राह्मण से बना है बहमन। और दूसरा जो विचार ये कहता है कि अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने अपनी जड़ों को ईरान के इतिहास से खंगालने की कोशिश की। अपने इतिहास को कहाँ देखा? अपने इतिहास को ईरान से देखा, और ईरान के अंदर आपको एक रूलर मिलेंगे बहमन शाह, वहाँ से इसने अपना संबंध जोड़ने की कोशिश की। और ये कोई नई बात तो है नहीं, अगर आप कुछ वक्त पहले जाके देखोगे तो दिल्ली के सुल्तानों में बलबन हुए थे, और बलबन ने भी अपने इतिहास की जड़ों को कहाँ से देखा? पर्शिया से जोड़ा, कहा कि मैं पर्शिया के अफराशियाब डायनेस्टी का हूँ, तो कोई नई बात तो है नहीं। इसीलिए लगातार जो दिल्ली के सुल्तान हैं और मुस्लिम सुल्तान हैं अपनी जड़ें कहाँ खोज रहे हैं? ईरान के अंदर। कभी मौका लगेगा तो बताएंगे कि आखिरकार दिल्ली के सुल्तान या दक्कन के सुल्तान जो हैं ये अपना संबंध ईरान से ही काहे जोड़ रहे हैं? क्या है ईरान के अंदर, क्या है पर्शिया के अंदर, कि आखिरकार सारे सुल्तान उस तरफ भी जा रहे हैं? चर्चा करेंगे कभी, अभी नहीं, अभी तो मुख्य परीक्षा पर रुके हुए हैं हम लोग। तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने क्या किया? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने महाराष्ट्र के इलाकों में बहामनी किंगडम को स्थापित किया था। क्लियर हुआ? स्पष्ट हुआ? अब देखोगे तो ऊपर वाला आपको क्या नजर आएगा? बहामनी। ऊपर वाला क्या नजर आएगा आपको? बहामनी। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, अगर आप उसको समझने पे आओगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और याद करने पे आओगे तो फिर हमारे नज़दीक में पागल खाना ही है। ठीक है, पागल खाना आस पास के इलाकों में भर्ती होना पड़ेगा आपको। देखो ये बहुत सिंपल सी बात है, ये देखो ये है आपका महाराष्ट्र का, और ये है बीच में कर्नाटका, ये है कर्नाटका राज्य। एक बात बताओ कि बहामनी और विजयनगर आपस में लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे? अच्छा, एक बात और समझाता हूँ मैं आपको, एक मुद्दा और समझाना चाहता हूँ कि ये दो पक्ष नहीं है, केवल ये पक्ष नहीं होंगे। आपको आंध्र प्रदेश के अंदर भी आपको नजर आएगा वारंगल, याद है ना? इस कहानी में आपको वारंगल का भी नाम बार बार मिलेगा। मैं चैप्टर के अंदर आऊँगा तो बताऊंगा कि वारंगल का भी रोल होगा। कभी वारंगल बहामनी का साथ दे, कभी वारंगल विजयनगर का साथ देगा, है ना? और इस कहानी में ये जो उड़ीसा है ना, उड़ीसा के अंदर आपको नजर आएंगे जगपति रूलर्स। याद रखिएगा, जगपति डायनेस्टी है जो कि 15 सेंचुरी में स्टैब्लिश हुई थी, 15 सेंचुरी के मिड में उड़ीसा में स्टैब्लिश हुई थी। इसका भी बार बार रोल होगा। कोशिश करेंगे कि बहामनी के लोग कोशिश करेंगे कि जगपति को फेवर में करें, विजयनगर कोशिश करेगा जगपति को फेवर में करें, बहामनी कोशिश करेगा वारंगल को फेवर में करें, और विजयनगर सोचेगा कि वारंगल को फेवर में करें। तो इन चारों के बीच में गुट्ठम गुट्ठा लगी रहेगी, लेकिन ये साइडलाइन के लोग हैं, है ना? मतलब ये मेन स्ट्रीम में प्रभावित नहीं करेंगे। मेन स्ट्रीम में यही दोनों हैं, ये दोनों।
विजयनगर और बहामनी, यही मुख्य पात्र हैं। लेकिन इन मुख्य पात्रों को पढ़ते समय हमें ध्यान रखना है वारंगल का भी नाम, हमें ध्यान रखना है उड़ीसा के जगपति का भी नाम, क्योंकि बार बार किताबों के अंदर उड़ीसा के जगपति और आंध्र प्रदेश के वारंगल का नाम बार बार आएगा। तो कभी नजर आएगा कि बहामनियों ने वारंगल को पक्ष में कर लिया, युद्ध की स्थिति बदल गई। कभी नजर आएगा विजयनगर ने वारंगल को पक्ष में कर लिया, युद्ध की स्थिति नजर बदल गई। तो वो समझने का विषय। अभी हम आगे चलते हैं। अब इन दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों पड़ोसी हैं ना, तो इन दोनों पड़ोसियों के बीच में विवाद का कारण क्या था? लगातार लड़ते रहे दोनों। आपको नजर आएगा कि दोनों लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक दोनों बर्बाद नहीं हो जाएंगे। सवाल उठता है कि बहामनी और विजयनगर लड़ क्यों रहे थे? बहामनी और विजयनगर के लड़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण है, ऊपर से आ रही है कृष्णा और इधर से निकल के आ रही है तुंगभद्रा। ये जो कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर है ना, इन दोनों के बीच का इलाका, यहाँ पे गोवा भी है, गोवा, क्योंकि आप जानते हो कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में गोवा पड़ता है। तो ये जो इलाका है कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का इलाका, इसको बोलते हैं रायचूर। आप मैप पे देखिएगा तो आपको एक जगह मिलेगी कर्नाटका में, रायचूर। इस, और जो कि दो नदियों के बीच का इलाका, तो क्या बोलेंगे? दोआब। क्या बोलेंगे? दोआब। दो का मतलब होता है ट्वाइस, आप का मतलब होता है रिवर, पानी, है ना, इसीलिए क्या बोलते हैं? दोआब। दो रिवर का बीच का इलाका। अब देखो, अगर दो रिवर्स के बीच का इलाका है तो क्या ये इलाका फर्टाइल होगा? क्या ये इलाका फर्टाइल लैंड होगा? तो यस, ये फर्टाइल लैंड होगा। अगर फर्टाइल लैंड होगा तो यहाँ पर एग्रीकल्चर कम होगा कि ज़्यादा होगा? सर, एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा। अगर एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा तो केवल हम क्या फूड ग्रेन्स उगा सकते हैं? क्या खाद्यान्न फसलें उगा सकते हैं? नहीं सर, आप यहाँ पे खाद्यान्न फसलों के साथ साथ कैश क्रॉप उगा सकते हो। कैश क्रॉप उगाएंगे तो हमारे पास मार्केट में बेचने के लिए ज़्यादा प्रकार के सामान होंगे। बिल्कुल होंगे सर। और अगर सामान को बेचना है तो क्या हमें पोर्ट चाहिए? तो इधर क्या पूरा कोंकण का पोस्ट है कि नहीं है? कोंकण का कोस्ट है जहाँ पे तमाम प्रकार के बंदरगाह हैं और जहाँ से हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर सकते हैं। अरे सर, बिल्कुल सही बात है। तो क्या ये पैसे का केंद्र है कि नहीं है? अगर ये पैसे का केंद्र है तो क्या विजयनगर नहीं चाहेगा कि इस पैसे के केंद्र के ऊपर, विजयनगर नहीं चाहेगा कि इस पैसे के केंद्र के ऊपर वो कब्जा कर ले? सर, बिल्कुल चाहेगा। विजयनगर पूरी ताकत लगा देगा कि वो पैसे के केंद्र रायचूर के दोआब, कोंकण कोस्ट के ऊपर कंट्रोल कर ले। बिल्कुल कर ले। क्या बहामनी नहीं चाहेगा कि इस पे कंट्रोल कर ले? सर, बिल्कुल कंट्रोल कर ले। समझ में आया कि नहीं आया? बहामनी भी चाहता है कि इस पे कंट्रोल कर ले, विजयनगर भी चाहता है इसके ऊपर कंट्रोल कर ले, क्योंकि जिसका इस एरिया पे कंट्रोल होगा उसके पास पैसे ज़्यादा होंगे, और अगर पैसे ज़्यादा होंगे तो आर्मी भी मजबूत होगी, आर्मी बड़ी होगी तो एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा होगा, एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा होगा तो आपके एम्पायर बिल्डिंग के चांस भी कम होंगे, ज़्यादा होंगे? ज़्यादा होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? दोनों के एम्पायर बिल्डिंग के चांस ज़्यादा होंगे। जिसके पास वो रायचूर का दोआब, कोंकण कोस्ट होगा, उनके साम्राज्य के विस्तार के चांसेस ज़्यादा, क्योंकि पैसे ज़्यादा, सेना ज़्यादा, प्रशासन ज़्यादा, व्यवस्था बड़ी, तो राज्य का विस्तार ही बड़ा, राज्य के विस्तार के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। स्पष्ट है कि नहीं स्पष्ट है? तो पहला विवाद का कारण क्या है? रायचूर का दोआब, फर्टाइल लैंड, कोस्ट। दूसरा जिस पर आप कभी नज़र नहीं जाती है, ये एक दूसरे के प्राकृतिक दुश्मन है, एक दूसरे के जन्म जात दुश्मन है। याद रखिएगा, विजयनगर और बहामनी, इनके जन्म से ही इनकी दुश्मनी की कहानी शुरू हो चुकी थी। सर, ये क्या कह रहे हो? ये भी समझाता हूँ मैं आपको। देखो, इतिहास को समझने की कोशिश करो मित्र, इतिहास को तुम याद करने की कोशिश करोगे तो ये मुमकिन नहीं है। मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं क्यों बोल पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने समझा है। समझ विकसित कर लोगे तो मुख्य परीक्षा में लिख भी पाओगे और प्रीलिम्स में आने वाले क्वेश्चन को डील कर पाओगे। नहीं हो पाएगा तो नहीं कर पाओगे, किताब पढ़ पाओगे। समझो इस बात को कि प्राकृतिक दुश्मन कैसे। अगर बहामनियों को राज्य का विस्तार करना है तो राज्य का विस्तार किधर करेगा? बहामनी राज्य का विस्तार ऊपर की तरफ करेगा। बहामनियों को, ये इधर देखो, बहामनियों का राज्य का विस्तार करना है तो किधर करेगा? या तो ऊपर की तरफ करेगा, या तो इधर की तरफ करेगा, या तो इधर की तरफ करेगा, या तो इधर की तरफ करेगा ना। करेगा कि नहीं करेगा? क्या बहामनी कोशिश नहीं करेगा कि विजयनगर के इलाकों पे कब्जा किया जाए? क्योंकि विजयनगर के इलाकों पे कब्जा होगा तभी तो राज्य बड़ा होगा। और क्या विजयनगर कोशिश नहीं करेगा? क्योंकि विजयनगर भी किधर एक्सपेंड, इधर 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 और इधर भी तो करेगा। तो विजयनगर भी कोशिश करेगा कि बहामनी के इलाकों पे कब्जा किया जाए। अगर एम्पायर बिल्डिंग करनी है विजयनगर को तो किधर जाएगा? ऊपर की तरफ जाए, ऊपर की तरफ भी जाएगा ना। और ऊपर का इलाका किसका है? बहामनियों का है। तो क्या बहामनी विजयनगर को अपने इलाकों में घुसने देंगे? कभी नहीं घुसने देंगे।
और विजयनगर घुसने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, युद्ध होगा। और बहमनी अगर नीचे उतरने की कोशिश करेगा, विजयनगर के इलाकों पे कब्जा करने की कोशिश करेगा, तो क्या विजयनगर अलाउ करेगा, जवाब है नहीं। और नहीं करेगा तो दोनों के बीच में क्या होगा, युद्ध होगा। युद्ध आशभामी है, इसीलिए विजयनगर और बहमनी आपस में तब तक लड़ते रहे जब तक कि दोनों बर्बाद नहीं हो गए। इस दशा में एक और भी एंगल है। इस एंगल ये है कि अगर विजयनगर और बहमनी में से कोई कमजोर राज्य होता तो खत्म हो जाता और दूसरा उस पूरे इलाके पे कंट्रोल कर लेता। लेकिन समस्या ये थी कि दोनों ताकतवर थे, और चूंकि दोनों की जगह दोनों ताकतवर थे, दोनों बैलेंस ऑफ पावर बनाए हुए थे, इसीलिए संघर्ष लंबा चल गया। और इतना लंबा संघर्ष चला कि दोनों बर्बाद हो गए। स्पष्ट है, क्लियर है ये बात? एंगल दिमाग लगाओ। और क्या ये बहमनी और विजयनगर के तक सीमित है? नहीं सर, विजयनगर और बहमनी तक सीमित नहीं है। इस इलाके में, इस महाराष्ट्र के इलाके में जो बैठा, इस महाराष्ट्र के इलाके में जो बैठा, इस महाराष्ट्र के इलाके में जो बैठा और कर्नाटका के इलाके में जो बैठा, वो हमेशा लड़ता रहा है, हमेशा यही हुआ है, कोई नई बात नहीं है। यहां पर आप देखोगे कि यहां पर कौन बैठे, चालुक्याज। प्राचीन काल में यहां कौन बैठे थे, चालुक्याज बैठे हुए थे। और थोड़ा नीचे आ जाओ, यहां पर, यहां आ जाओ, यहां पर पल्लवाज बैठे हुए थे। अगर एक नया मैप लेता हूं मैं, बड़ा हौश पौश हो गया है। इस एंगल को समझो, जितना समझोगे उतना समझ में आएगा। इस इलाके में कौन बैठे थे, इस इलाके में बैठे थे चालुक्याज। इस इलाके में कौन बैठे हुए थे, पल्लवाज। और दोनों ताकतवर थे, इसीलिए ये दोनों तब तक लड़ते रहे जब तक कि दोनों बर्बाद नहीं हो गए। फिर इस इलाके के अंदर कौन आ गए, राष्ट्रकूट। फिर इस इलाके में कौन आ गए, पल्लव कंटिन्यू रहे। तो फिर आगे जाके कौन भिड़े, राष्ट्रकूट और पल्लव भिड़े। फिर पल्लव जब खत्म हो गए तो इस इलाके में कौन आ गए, चालुक्यास। तो फिर आगे जाके राष्ट्रकूट चालुक्या की फाइट हुई। बात समझ में आ रही है? फिर आगे जाके जब चालुक्यास में जब आगे जाके राष्ट्रकूट खत्म हो गए तो फिर वहां पे कल्याणी के चालुक्य आए। फिर कल्याणी के चालुक्य और चोलास भिड़े। बात समझ में आ रही है? बहुत पेचीदा मामला है, मैं फिर समझाता हूँ आपको, क्योंकि जो बच्चे हिस्ट्री के नहीं पढ़े होंगे उनके लिए बहुत आफत वाला काम है। ये जो इलाका आप देख पा रहे हो, महाराष्ट्र का कर्नाटका का इलाका है, यहाँ पे पहले थे, आपको नजर आएंगे बादामी। दामी कहाँ पड़ता है, कर्नाटका में। यहाँ पे डायनेस्टी कौन सी चल रही थी, चालुक्य डायनेस्टी चल रही थी। और इस इलाके में थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यहाँ पे कौन सी डायनेस्टी है, पल्लव। अगर पल्लव को राज्य का विस्तार करना है तो किधर जाएंगे, ऊपर की तरफ। चालुक्य को नीचे की तरफ आना है तो सिंपल सी बात है। और तो कि दोनों स्ट्रांग पार्टी हैं तो दोनों लड़ते मरते रहेंगे कि नहीं लड़े बनेंगे, बिल्कुल लड़ते मरते रहेंगे। उसके बाद फिर देखो इस कहानी में क्या हुआ, बादामी के चालुक्य खत्म हो गए क्योंकि दोनों लड़ते मरते वीक हो गए थे। तो फिर आगे जाके कौन आ गए, इस इलाके में राष्ट्रकूट आ गए। इधर कौन आ गए, पहले पल्लव थे। तो पहले राष्ट्रकूट और पल्लव लड़ते रहे, और फिर जब पल्लव इस इलाके में खत्म हो गए तो कौन आ गए, चोल। कौन आ गए, चोल। इसलिए फिर राष्ट्रकूट और चोल भिड़ते रहे। तो ये संघर्ष पहले से चलता आ रहा है। एक दूसरे के पड़ोसी हैं, मोनार्क स्टेट है, ताकत तय करती है राज्य की सीमाओं को, तो दोनों लड़ते रहेंगे और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक दोनों का अंत करीब नहीं आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो एक दूसरे के प्राकृतिक दुश्मन है। लेकिन इस बार एक नया एंगल था। हमेशा क्या होता था कि चालुक्य पल्लव या राष्ट्रकूट पल्लव या राष्ट्रकूट चोल या कल्याणी के चालुक्य और चोल जब भिड़े, दोनों पक्ष क्या थे, दोनों पक्ष हिंदू थे। लेकिन इस बार कहानी में एक चेंज है। इस बार कहानी में चेंज ये है कि इस बार कहानी में नजर आ रहा है कि ऊपर जो बैठा हुआ है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ये एक मुस्लिम राज्य है और एक तरफ नीचे कौन, हिंदू राज्य है। तो इस बार जो कि धर्म विपरीत है, एक तरफ हिंदू है और दूसरी तरफ मुसलमान है, तो इस तरफ जो है जोश ज़्यादा था, धार्मिक नारे ज़्यादा लगे और धार्मिक नारे के साथ साथ लूटपाट भी ज़्यादा हुई। बट ये अंतर इस बार समझ में आ गया, क्योंकि पक्ष प्रतिपक्ष अलग अलग धर्मों को मानने वाले, इस युद्ध के अंदर होने वाले जो लड़ाइयाँ हैं, हत्याएं हैं, लूटपाट है, वो ज़्यादा हुआ। पिछली बार क्या नज़र आ रहा है, पिछली बार आपको नज़र आ रहा था कि भाई जो प्रतिपक्ष पक्ष है वो एक ही धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन इस बार अलग धर्म को मानने वाले, इसलिए धार्मिक नारे ज़्यादा लगेंगे, जोश ज़्यादा होगा, लूटपाट ज़्यादा होगा। और कहानी यहाँ तक सीमित तो ना होती है,
कि विजयनगर बहामनी लड़ेंगे। बहामनी के और विजयनगर के समाप्त होने के बाद जब महाराष्ट्र के इलाके में मराठे आए, जब कर्नाटका के इलाकों के अंदर मैसूर आया, हैदर अली टीपू सुल्तान आए, दोनों ताकतवर राज्य थे, तो क्या मैसूर ने मराठों पर आक्रमण नहीं किया? बिल्कुल किया। और क्या मराठों ने समय समय पे मैसूर पर आक्रमण नहीं किया? या मराठों ने मैसूर के अगेंस्ट हैदराबाद और ब्रिटिशर्स के साथ अलायंस नहीं बनाया? बिल्कुल बनाया। मराठे किसी भी दशा में कंडीशन में मैसूर को ताकतवर होने दे ही नहीं सकते थे। और मैसूर भी कभी भी मराठों को किसी भी दिशा में ताकतवर होने दे ही नहीं सकता था, क्योंकि दोनों पड़ोसी हैं और पड़ोसी ताकतवर हुए, और चूंकि राज्य तलवार तय कर रहा है, इसीलिए अगर जो भी ताकतवर होगा वो कमज़ोर को कुचल देगा। तो ये संघर्ष चलता रहा है। आज ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि आज कर्नाटका एक राज्य है और महाराष्ट्र एक राज्य है, और ये भारत के हिस्से हैं। और राज्य की सीमाएं आज, मतलब किसी भी देश, किसी भी मुल्क, किसी भी कंट्री की जो बाउंड्री है वो पीपल तय करती है, जनता तय करती है, डेमोक्रेसी तय करती है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं तय करती है, ना कि तलवार तय करती है। ऐसा नहीं कि मुंह उठा के चले गए पाकिस्तान पे कब्जा कर लिए और पाकिस्तान की सरहदें हमारी हो गई। ऐसा नहीं कि हम जो है चाइना पे कंट्रोल कर लिए और चाइना की सरहदें हमारी हो गई। इस तरह के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये आज के समय मुमकिन नहीं है तो बहुत कम चांस है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आज लोकतांत्रिक तरीका है, डेमोक्रेसी चल रही है। इतना स्पष्ट हो गया होगा कि विजयनगर और बहामनी के बीच में संघर्ष का कारण क्या था। तो ऊपर आप देखोगे कि ऊपर वाल जो है बहामनी चल रहे हैं और नीचे वाल कौन चल रहे हैं? विजयनगर चल रहा है। लेकिन समय के साथ क्या हुआ कि समय के साथ में जो बहामनी साम्राज्य है, जो 1347 में स्टैब्लिश हुआ था, वो 14 कह सकते हो कि 1480 1490 के बाद, या कह सकते हो किसान भाषा में 15वीं सेंचुरी के एंड होते होते, 15वीं शताब्दी के अंत होते होते वो कमज़ोर होना शुरू हो गया। और जब 15वीं शताब्दी के अंत होते होते कमज़ोर होना शुरू हो गया, तो 16वीं शताब्दी की जब शुरुआत होती है, 16th सेंचुरी शुरुआत होती है, तो 1526 के बाद ये जो बहमनी किंगडम है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। अब मन में सवाल आता है कि बहमनी किंगडम समाप्त क्यों हो गया? तो बहमनी किंगडम समाप्त होने के 2-3 कारण समझ लीजिए। पहला कि यहाँ पे जो शासक आने चाहिए, जो लोग आने चाहिए, बहुत कम आए, तो वीक सक्सेसर आए। लगातार जो राजा जैसे, प्रशासक जैसे रूलर्स होने चाहिए वैसे रूलर्स नज़र नहीं आते हैं, इसलिए वीक रूलर्स हैं। वीक रूलर्स होने की वजह से ये राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला पाए। दूसरा, बहमनी जो है वो इंटरनल स्ट्रगल में उलझ गया था। याद रखिएगा, यहाँ पे इंटरनल कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो गया था। आपको मैं पढ़ाऊँगा, जब आपको बहमनी पढ़ाऊँगा तो बहमनी में एक आपको प्राइम मिनिस्टर नज़र आएगा, महमूद गवाह, जो कि एक पर्शियन था, पर्शियन मुस्लिम। जब महमूद गवाह एडमिनिस्ट्रेशन में आया तो महमूद गवाह ने बहुत सारे पर्शियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में लाने की कोशिश की। तो ऐसे में जो महाराष्ट्र का इलाका है, दक्कन का इलाका है, वहाँ जो पहले काम करने वाले गवर्नर्स थे, वहाँ काम करने वाले नोबल्स थे, उनको भी पसंद नहीं आ रहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारा है, बाहर से तुम आदमी को क्यों ला रहे हो। तो ऐसे में नोबल्स आपस में ही लड़ना शुरू हो गए, और चूँकि नोबल्स आपस में ही लड़ना शुरू हो गए तो स्टेट क्या हो गया? वीक हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? स्टेट बहुत तरीके से वीक हो चुका था, और चूँकि स्टेट वीक हो गया था, राज्य कमज़ोर हो गया था, फिर क्या करते हैं? बात समझ में आई कि नहीं आई? इसीलिए बहमनी आगे जाके चल नहीं पाया। और जब बहमनी कमज़ोर हो गया तो धीमे धीमे बहमनी से लोग अलग होना शुरू हो गए। बात समझ में आई? क्योंकि सुल्तान या राजा जब भी कमज़ोर होगा तो उसी के दरबार में काम करने वाले, उसी के आसपास के लोग उससे अलग होकर अपने आप को स्वतंत्र कर देंगे। आपने देखा ना, मोहम्मद बिन तुगलक कमज़ोर हुआ तो उसी के कोर्ट में काम करने, उसी के आसपास काम करने वाले लोगों ने कर्नाटका के अंदर विजयनगर, महाराष्ट्र के अंदर बहमनी किंगडम स्थापित कर दिया, और इससे ना जाने कितने राज्य अलग हो गए तुगलक वंश का समाप्त होते होते। यहाँ पे भी होगा कि जब बहमनी किंगडम चल नहीं पाएगा, विजयनगर से प्रतिस्पर्धा कर नहीं पाएगा, कंपटीशन कर नहीं पाएगा, इस रेस में पिछड़ जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, तो उसी के साथ में खड़े होने वाले लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट कर देंगे। तो 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में, 16th सेंचुरी के अर्ली स्टेज में जब बहमनी किंगडम खत्म हुआ, तो बहमनी किंगडम के खत्म होने के साथ इस दक्कन के इलाकों में, महाराष्ट्र के इलाकों में, है ना, महाराष्ट्र है, थोड़ा उड़ीसा, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के इलाकों में आपको 5 राज्य नज़र आएंगे। 5 राज्य। और ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? ये है आपका, देखो, अहमदनगर। ये कौन सा है? अहमदनगर। ये कौन सा है? अहमदनगर। ध्यान से देखना इसको, क्योंकि बड़ा समझना जरूरी है। अहमदनगर। ये इलाका कौन सा है? ये है गोलकुंडा।
नाम जरूर सुना होगा, गोलकोंडा स्टेट, आंध्र प्रदेश। ठीक, ये इलाका देखो, ये इलाका जो है कर्नाटका के अंदर, ठीक है, कर्नाटका थोड़ा महाराष्ट्र का इलाका, ये है बीजापुर। ये कौन सा इलाका है? बीजापुर। ठीक, और ये इलाका देखो, अब देखो, समझो इस बात को कि जो अहमदनगर और गोलकोंडा इसके बीच में इलाका पड़ता है, ये वाला इलाका, इसको बोलते हैं बेरार। बेरार जो कि सेंट्रल इंडिया में है, मतलब मध्य प्रदेश साइड है। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखो, एक बात और ध्यान रखो, ये जो इलाका, ये वाला इलाका, ये है बीदर। ठीक, कितने इलाके हो गए? 5 इलाके हो गए। अगर आप देखोगे ऊपर कौन सा है? अहमदनगर, नीचे कौन सा है? बीजापुर, इधर कौन सा है? गोलकोंडा। ठीक, अहमदनगर गोलकोंडा के बीच में कौन सा है? बेरार। अहमदनगर गोलकोंडा, अहमदनगर बीजापुर के नीचे कौन सा है? बीच में कौन सा है? तो बीदर। ध्यान रखो, पहले क्यों पाँच में से 3 बड़े राज्य हुए। कौन कौन से राज्य हुए जो आगे जाके सर्वाइव करेंगे? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा। अहमदनगर गोलकोंडा के बीच में बेरार, अहमदनगर बीजापुर के बीच में बीदर। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये 5 इलाके हैं, ये 5 सल्तनत थीं जो बहमनी के टूटने के बाद निकल कर आई थी, और इन्हीं को बोलते हैं दक्खन सल्तनत। क्या बोलते हैं? दक्खन की सल्तनत बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आई? ये है दक्खन की सल्तनत। कितनी है? 5। जब दक्खन की सल्तनत ये 5 निकल कर आ रही हैं, तो विजयनगर चाहता है, या विजयनगर के राजा लोग चाहते हैं कि किसी भी दशा में ये दक्खन की जो सल्तनत है पावरफुल नहीं होनी चाहिए। और इसी का परिणाम है कि इस समय विजयनगर के अंदर, इस समय विजयनगर के अंदर एक राजा है, उनका नाम है, जो कि तुलुप डायनेस्टी के हैं, तुलुप डायनेस्टी के हैं। उनका नाम है राम राय। क्या नाम है? राम राय। और राम राय की बात करेंगे तो राम राय के जो गवर्नर है उनका नाम है, मतलब प्राइम मिनिस्टर है, उनका नाम है सदाशिव राय। मैं कंटेंट नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ फ्रेमिंग कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। कंटेंट में तो कम से कम 4-5 घंटा जाता है हमारा। विजयनगर बहुत लंबा चैप्टर है, ठीक है। ये तो केवल ट्रेलर है, लेकिन यही ट्रेलर आपके लिए पूरी पिक्चर तय करता है, क्योंकि अगर ये ट्रेलर ही नहीं पता है तो पिक्चर क्या देखोगे आप। जिसको ये समझ में नहीं आया वो गया विजयनगर, उसको याद करना है, और याद करने के लिए अपना सर और ये टेबल फोड़ लो बराबर, क्योंकि मुझे आज तक विजयनगर जिसको जिसको एकांत में पढ़ने की कोशिश की वो कभी कर नहीं पाया। तो विजयनगर की बात करेंगे तो विजयनगर के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पे बैठे इनका नाम है सदाशिव राय। सदाशिव राय, सदाशिव राय की बात करेंगे, या माफ़ कीजिएगा, ये राजा का नाम है सदाशिव राय, और जो कमांडर प्राइम मिनिस्टर उनका नाम है राम राय। माफ़ कीजिएगा, बोलते हुए थक गए थे। राम राय है, ये प्राइम मिनिस्टर थे राम राय। ये पता है राम राय कौन है? कृष्णदेव राय के दामाद थे। राम राय की बात करें तो राम राय जो कि प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पे काम कर रहा है विजयनगर के अंदर, वो सोच रहा है कि दक्कन की जो 5 सल्तनत हैं ये कभी ताकतवर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये ताकतवर हो गई, अगर इन्होंने अलायंस बना लिया, इन्होंने दोस्ती कर ली, हमारे लिए खतरा हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इनका कमज़ोर रहना हमारी अस्तित्व के लिए बड़ा ज़रूरी है। इसी का परिणाम था, देखिए बड़े अच्छी लाइनें बोल रहा हूँ मैं, इनका कमज़ोर रहना इनके अस्तित्व के लिए बड़ा ज़रूरी है। कमज़ोर रखो इनको, लड़ाते रहो, लड़ाते रहो, लड़ाते रहो, लड़ाते रहो। ये भाई साहब जो हैं राम राय पहुँचते अहमदनगर के पास। अहमदनगर के पास पहुँचने के बाद कहते अहमदनगर के पास पहुँचने के बाद कहते अहमदनगर निज़ाम शाही, अच्छा अहमदनगर के ऊपर निज़ाम शाही थे। निज़ाम शाही से बोलते कि निज़ाम शाह, गोलकुंडा के बारे में सुना, तुम्हारे बारे में ये बोल रहा था, सही बताओ, ये बोल रहा था, बोलो सही बोल रहा था, बोल रहा था कितने नंबर के मूर्ख आदमी हो, कुछ क्या कर पाते हो तुम? ऐसा क्या? हाँ ऐसा और क्या? मार 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 मार। तो पता चला अहमदनगर वाले गोलकुंडा पे आक्रमण कर दिए। गोलकुंडा के पास पहुंचा, गोलकुंडा वालों पता है तुम पर आक्रमण कर दिए, तुम क्या कर लिए? अलायंस बनाओ बीजापुर के साथ, मारो अहमदनगर को। तो बीजापुर ने बीजापुर के साथ अलायंस बनाया, अहमदनगर पे आक्रमण कर दिया। बीजापुर ने बोला कि बीजापुर तुमको गुलाम समझ कर रखा है गोलकुंडा वाला, नौकर लगेगा उसके, तुम मार उसको। तो लड़वा दिया। तो ये 5 स्टेट लड़ते रहते थे, कई सालों तक लड़ते रहे, कई सालों तक लड़ते रहे। एक दिन बीजापुर के शासक की और गोलकुंडा के शासक की मुलाकात हो गई। बोला कि यार देखो तुम मिलते ही नहीं हो, हमारे खिलाफ युद्ध करते रहते हो, तुम ही तो हमारे दोस्त हमारे खिलाफ बोलते रहते हो कि ये है वो है वो है। हमने कहाँ बोला? अरे राम राय बता, तुम ही तो बोले थे। राम राय? हमें तो उससे मुलाकात ही नहीं हुई और हमने ऐसा कहा ही नहीं। धीमे 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 5 को समझ में आया, क्योंकि 5 ने कन्फर्म किया एक दूसरे से कि तुमने ऐसा बोला, बोला ही नहीं था, हमको तो राम राय बताया था, हमको भी राम राय बताया था। अब 5 को समझ में आया कि अरे तो खेल हो गया, ये राम राय इतने सालों से हम लोग को लड़ा रहा था, और लड़ाई के नाम पे पैसा भी छीना हमसे और इतने साल तो लड़ाता रहा।
अब इनको समझ में आया कि बुद्धि लगाओ, अलायंस बनाओ। इन पांचों ने अलायंस बना लिया। बेटा इकट्ठा होके राम राय तुरंत गर्दन काटेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए अलायंस बनाया गया। बस इस अलायंस में, इस गठबंधन में एक फरार था और वो बेरार। बेरार ने इस अलायंस में पार्टिसिपेट नहीं किया। इसके पीछे रीज़न है। रीज़न ये है कि विजयनगर का और बेरार का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था। विजयनगर का जो भी कनेक्शन होता था या तो बीदर से या बीजापुर से, अहमदनगर से, गोलकुंडा से। बेरार दूर है, वो सेंट्रल इंडिया के करीब था। इसीलिए चूंकि विजयनगर का सीधा कोई रिलेशन था नहीं, इसीलिए बेरार ने इस मामले में, इस अलायंस में, इस गठबंधन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं दिया। तो याद रखिएगा इस अलायंस में कितनी ताकतें हैं? 4। कौन बाहर था? बेरार। और रेस्ट ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और इन चारों ने मिलके एक इतिहास के पन्नों में युद्ध किया। उस युद्ध को बोलते हैं, जो कि 1565 में हुआ था कर्नाटका के अंदर, उसको बोलते हैं तालीकोटा। यही है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा बोलते हैं। इसी को राक्षस तांगड़ी भी कहते हैं और इसी को हम कहते हैं बन्नी हाटी। समझ में आ रहा है? यही है तालीकोटा, यही है राक्षस तांगड़ी और यही है बन्नी हाटी। यही है, याद रखिएगा, बैटल ऑफ अगस्त 1565, बैटल ऑफ तलीकोटा। ठीक है, छोटा सा एरिया है, 2 गांव के बीच में पड़ता है, राक्षस और तांगड़ी, इसलिए इसको बैटल ऑफ राक्षस तांगड़ी भी कहते हैं और इसी के आसपास के इलाके को बन्नी हाटी भी कहते हैं। तो यही है बैटल ऑफ तलीकोटा, बैटल ऑफ राक्षस तांगड़ी, बैटल ऑफ बन्नी हाटी। 3 नाम से जानते हैं इसको, याद रखिएगा। और इसी युद्ध में चारों ने मिलके राम राय को हराया और राम राय को हराने के बाद उसका सर उसके धड़ से अलग कर दिया। और इस घटना के बाद, इस युद्ध के बाद विजयनगर का जो सूर्य था वो अस्त होना शुरू हो गया। यहीं से सूर्य डाउनफॉल शुरू हो गया। और जब विजयनगर का डाउनफॉल शुरू हुआ तो कुछ समय के बाद, क्योंकि 65 में युद्ध हुआ था ये, तो 1570 तक आते आते जो तुलु वंश खत्म हो गया, इसीलिए अराविदु वंश आया। और जब अराविदु वंश आया तो उसका कोई काम है नहीं। अराविदु डायनेस्टी जो है वो डिक्लाइनिंग डायनेस्टी है। उसका जो महत्व है वो हम देखते हैं कि जब विजयनगर का डाउनफॉल हो रहा है तो धीमे धीमे लोग उससे अलग हो जाएंगे और आगे जाके विजयनगर अपने दम तोड़ देगा। 1686 तक आते आते 1646 तक आते आते विजयनगर अपना दम तोड़ देगा। तो इस इलाके में अब आपको कितने इलाके नज़र आ रहे हैं? अब विजयनगर आगे जाके अपने दम तोड़ने वाला है। इधर जब विजयनगर अपना दम तोड़ेगा, है ना, तो इस इलाके में कितनी डायनेस्टीज नज़र आ रही हैं आपको? ये अहमदनगर, उसके बाद में ये बीजापुर, इधर गोलकुंडा, है ना, ये आपको नज़र आएगा बीदर, ये नज़र आएगा बेरार। नज़र आया कि नहीं आया? तो ये कितनी सल्तनत हैं? ये 5 सल्तनत हैं। और इन सल्तनत का इंपॉर्टेंस क्या है? इन 5 सल्तनत का इंपॉर्टेंस ये है कि जिस समय ये 5 सल्तनत दक्षिण भारत में, दक्कन के इलाकों में मजबूती से अपने पैर रख रही थी, उसी समय नॉर्थ इंडिया के अंदर अकबर, जो कि मुगल एम्पायर है, वो राज्य का विस्तार कर रहा था। वो लगातार राज्य का विस्तार करते हुए ऊपर नॉर्थ वेस्ट, राजस्थान, गुजरात जीतते हुए, एमपी, बिहार, उड़ीसा जीतते हुए पूरे नॉर्थ इंडिया पे कंट्रोल कर लिया था। और वो दक्षिण भारत में भी अपना प्रभाव जताना चाहता था। लेकिन दक्षिण भारत के अंदर वो ज़्यादा बड़ा कुछ कर क्यों नहीं पाया? दक्षिण भारत के अंदर वो ज़्यादा इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि दक्कन के अंदर ही सल्तनत जो थी बड़ी मजबूत थी और बड़ी मजबूती से इन्होंने मुगलों को रोके रखा। और चूंकि मुगलों को रोके रखा, अकबर को रोके रखा, इसीलिए अकबर आसानी से दक्कन के इलाकों में प्रवेश नहीं कर पाया, आसानी से प्रवेश नहीं कर पाया। अलाउद्दीन खिलजी प्रवेश कर गया था। याद है, अलाउद्दीन खिलजी ने नॉर्थ इंडिया को जीता और नॉर्थ इंडिया को जीतने के बाद साउथ इंडिया को जीत लिया था। क्यों? क्योंकि साउथ इंडिया के अंदर जो किंगडम्स थी वो कमज़ोर थी। चाहे महाराष्ट्र के यादव हों, आंध्र प्रदेश के आपके काकतीय हों, चाहे वो दार समुद्र का इलाका हो, चाहे वो पांड्यास हों मदुरई के। लेकिन इस बार कहानी के अंदर पेचीदा मामला, इस कहानी के अंदर दक्कन की जो 5 सल्तनत है वो बहुत मजबूत हैं, वो मुगलों को रोक के रखी हैं। इसीलिए मुगल दक्षिण भारत में इतना तेजी से राज्य का विस्तार नहीं कर पाए जितना उत्तर भारत में कर लिया उन्होंने। ये महत्वपूर्ण बात है। इधर समय के साथ में ये जो अहमदनगर का इलाका है, इसने राज्य का विस्तार किया और राज्य का विस्तार करते हुए ये जो बेरार का इलाका है ना, उसको गटक गया। तो अहमदनगर क्या खा गया? बेरार खा गया। और ये देखो, ये कौन सा इलाका? बीजापुर। बीजापुर चुप्पे से गया और बीदर को खा गया। तो किसने किसको एनेक्स किया? यूपीएससी पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा। अहमदनगर ने एनेक्स कर लिया बेरार को। बीजापुर ने किसको एनेक्स कर लिया? बीदर को। गोलकुंडा क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि गोलकुंडा को थोड़ा वीक था, है ना।
समझ, ये दोनों ताकतवर थे, फिर गोलकुंडा था, फिर बीदर बेरार थे। तो अहमदनगर खाया बेरार को और बीजापुर खाया बीदर को। इंपॉर्टेंट है, क्या बीजापुर बेरार को खा सकता था? नहीं। कहाँ कर्नाटका, कहाँ सेंट्रल इंडिया, आसपास के इलाके वाले ही खाएंगे तुमको, ठीक है। ये अगर ये राज्य का विस्तार करे, कैसो खाया, ये राज्य का विस्तार को खा लिया। ये खा सकता था, ये खा सकता था, लेकिन ये किसने से खाया। अब कितनी पावर बची दक्षिण भारत में? 3। बोलो कितनी बची? 3। कौन कौन सी बची? कौन कौन सी बची? 3 कौन कौन सी बची देखो। क्या बेरार बची? खत्म। बीदर बची? नहीं। तो कौन सी बची? ये बची अहमदनगर। ये कौन सी बची? बोलो बोलो बोलो। ये बीजापुर। इधर बोलो गोलकुंडा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? दक्षिण भारत के अंदर दक्कन के इलाकों में 3 ताकत बची और उत्तर भारत में अकबर लगा हुआ था। अकबर की बात करेंगे तो अकबर ने दक्षिण भारत में अपने जीवन के अंतिम क्षणों में या लास्ट फेज में दक्षिण की तरफ अटैक करने की कोशिश की और दक्षिण की तरफ अटैक करते हुए उसने अहमदनगर का आधा इलाका छीन लिया और वो पूरे अहमदनगर के ऊपर अच्छा, अहमदनगर क्यों? फाय अहमदनगर। मुगल्स अहमदनगर पे इतना ध्यान क्यों देते थे? क्योंकि अगर आपको आगरा से दक्षिण भारत में जाना है तो दक्षिण भारत में सीधा रास्ता जो है वो वाया अहमदनगर है। तो अगर आप दक्षिण भारत में आगरा से निकलोगे तो पहले कौन मिलेगा? पहले आपको अहमदनगर मिलेगा। गोलकुंडा साइड में पड़ता है और फिर आपको मिलेगा बीजापुर। समझ में आ गया? इसीलिए अकबर ने अटैक किया और अटैक करने के बाद अहमदनगर का आधा इलाका खा गया। पूरा इलाका क्यों नहीं खा पाया? पूरा इलाका इसलिए नहीं खा पाया क्योंकि अहमदनगर फिर भी मजबूती से लड़ रहा था। दूसरा, अकबर के पास ऑलरेडी इतना बड़ा साम्राज्य था। और तीसरा, अकबर के जीवन के अंतिम चरणों में जहांगीर ने विद्रोह कर दिया, सलीम ने विद्रोह कर दिया था, जिसकी वजह से वो अपने ही इंटरनल मामलों में उलझ गया था। उधर इसके बच्चों की मौत हो गई, दानियाल की, मुराद की। अकबर जीवन के अंतिम चरणों में बहुत उलझ गया था और फिर थोड़े समय के बाद 1605 में मौत हो गई। तो अकबर ने क्या किया? अकबर ने ये जो इलाका था इसको जीत लिया। जीता कि नहीं जीता? बिल्कुल जीत लिया। लेकिन क्या मुगलों ने अहमदनगर को पूरा खत्म कर दिया? नहीं, पूरा खत्म नहीं किया, ये बाकी था। फिर अकबर के बाद में कहानी में कौन आ गया? अकबर के बाद कहानी में आ गया जहांगीर। कौन आ गया? जहांगीर आ गया। और जब जहांगीर आ गया तो जहांगीर ने एक्सपैंड करने की कोशिश की, लेकिन बहुत सफलता नहीं मिल पाई जहांगीर को। जहांगीर जब गद्दी पर बैठा तो जहांगीर के समय लगातार रिवोल्ट हुए, इंटरनल रिवोल्ट हुए और दक्षिण भारत के अंदर अहमदनगर सचेत हो गया था, जाग गया था, समझ में आ गया था कि हमारे पर मुगलों का आक्रमण हो रहा है। ये सब अलाइंस बना लिए थे। तो जो इलाका अकबर ने अहमदनगर के वो पाया था वो खो दिया, लेकिन समय के साथ में जहांगीर ने वो इलाका पा लिया। तो जहांगीर की बात करें तो जहांगीर ने ना तो कुछ खोया और ना तो कुछ पाया। जो अहमदनगर का इलाका इसके पिताजी अकबर ने जीत कर दिया था, उसे शुरुआती चरणों में, शुरुआती फेज में खो दिया, लेकिन समय के साथ दोबारा पा लिया। इसके बाद 1627 में जहांगीर की मौत हो गई। जहांगीर की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा उसका पुत्र शाहजहां, जिसका असली नाम है खुर्रम। खुर्रम की बात करें, शाहजहां की बात करें तो शाहजहां ने इस इलाके को पूरा जीत लिया। तो अब अहमदनगर का जो फाइनल एनेक्सेशन है वो किसके समय होता है? अहमदनगर का जो फाइनल एनेक्सेशन है वो शाहजहां के समय होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और शाहजहां ये सारे काम करते हुए मृत्यु हो गई। अब शाहजहां की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा? औरंगजेब बैठा। और औरंगजेब की बात करेंगे तो औरंगजेब जो है जब गद्दी पर बैठेगा तो वो खाएगा पहले बीजापुर को 1685 में और फिर गोलकुंडा को 1687 में खा जाएगा। और इस तरीके से धीमे धीमे मुगलों का जो राज्य होगा, जो उत्तर भारत में शुरू होगा, नॉर्थ इंडिया में साउथ इंडिया तक एक्सपैंड हो जाएगा। और बाद में औरंगजेब का जो कि राज्य काफ़ी बड़ा होगा, तो 1707 तक आते आते औरंगजेब की जब मृत्यु होगी तो ये मुगलों का राज्य, जो इतना बड़ा राज्य था, वो भी कोलैप्स हो जाएगा। देखा आपने कि कैसे चैप्टर्स को समझा जाता है। इस चैप्टर को समझने के बाद, अभी मैंने आपको विजयनगर पढ़ाया कुछ नहीं है ना, मैंने आपको संगम वंश में कुछ पढ़ाया, हरिहर प्रथम के बारे में, बुक्का प्रथम के बारे में, ना मैंने देवराय प्रथम के बारे में, ना देवराय सेकंड के बारे में, ना मैं केडीआर के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया है। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा मैं आपको, अगर मैं बताऊंगा कि बुक्का प्रथम जो कि संगम डायनेस्टी के शासक थे, बुक्का प्रथम, एक पन्ना सफ़ेद पन्ना एक और ले लेता हूँ, ठीक है। बुक्का प्रथम, हे भगवान, बुक्का प्रथम जो कि विजयनगर के शासक थे, संगम वंश के शासक थे, उनका जो है वो बहमनी किंगडम के राजा
मोहम्मद के साथ संघर्ष हुआ था। अब आपको पता है कि अगर दोनों लड़ रहे हैं तो दोनों के लड़ने के कारण क्या है, तो दोनों की लड़ाई के कारण है कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का इलाका, दूसरा प्राकृतिक दुश्मन है, तीसरा राज्य का विस्तार है, युद्ध होगा अश्वभामी है। और चूंकि दोनों ताकतवर हैं इसीलिए क्या कोई निर्णय निकलेगा? नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, नहीं निकला निर्णय। कृष्णा नदी को तय कर दिया कि दोनों राज्य की सीमा होंगी, होंगी कि नहीं होंगी। इस बार पक्ष और प्रतिपक्ष अलग अलग धर्म को मानने वाले हैं, हत्याएं खूब सारी हुई थी। बात समझ में आ रही है? खूब सारी हत्याएं हुई थी। दोनों ने तय किया कि हत्याएं कम करो क्योंकि ये युद्ध आगे भी होगा। कृष्णा नदी जो है, भले ही हमने सीमा तय कर दी है लेकिन हमको पता है, दोनों ने स्पष्ट किया, हमको पता है कि ये केवल युद्ध विराम है, ये केवल एक तरह से स्टॉप हुआ है, ये आगे भी होगा, लेकिन जब आगे होगा सिविलियन को टारगेट उतना नहीं किया जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? फिर आगे जाके देखोगे बुक्का प्रथम के बाद आपको नजर आएगा देवराय फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर है। देवराय फर्स्ट के समय फिर संघर्ष होगा। पहले फिरोज शाह, मतलब बहमन रूलर फिरोज शाह देवराय फर्स्ट को हराएगा, फिर देवराय फर्स्ट बहमन को हराएगा, क्योंकि दोनों ताकतवर हैं। कभी बहमन भारी पड़ेगा, कभी विजयनगर भारी पड़ेगा। होगा कि नहीं होगा? याद करना है। अब यही तुलना करनी है कि याद करने के लिए आए हो हिस्ट्री के अंदर कि समझने आए हो? समझने आए हो मित्र, समझो। जब तक चीज़ों को समझोगे नहीं तब तक आपको इतिहास याद होने वाला नहीं है। इतिहास एक झिलाने वाला सब्जेक्ट है, झिला देता है। समझ में आया तो राजा हो, नहीं समझ में आया तो ये झिलाने वाला है। सभी सब्जेक्ट हैं, इतिहास तो झिला ही देता है, क्योंकि इसमें कितना याद करोगे। समझ में आया? उसके बाद देखो कोई राज्य का विस्तार बहुत ज़्यादा होगा नहीं, क्योंकि उसके बाद जो है बहमनी कमज़ोर हो गया था, उधर अपना विजयनगर भी वॉर ऑफ सक्सेशन में उलझ गया था। फिर इसी कहानी में केडीआर आते हैं, पढ़ा नहीं रहा हूँ, सिर्फ हल्का सा बता रहा हूँ। केडीआर के समय खूब विस्तार होगा, राज्य का खूब विस्तार होगा, बाकी उसके बाद तलिकोटा के बाद राज्य का खत्म समापन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से विजयनगर के ऊपर हम एक वृहद चर्चा करेंगे, एक लंबा चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन अगली वीडियो में कोशिश करेंगे, अगली वीडियो में इसका मेन सा क्वेश्चन करवाया जाए। अच्छा, मेन सा क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे कि विजयनगर और बहमनी के बीच विवाद का कारण क्या था, वो कौन कौन सी कंडीशंस जिसकी वजह से बहमनी और विजयनगर के बीच में लगातार संघर्ष होता रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि बहमनी और विजयनगर के बीच में जो लगातार स्ट्रगल, जो लगातार कन्फ्लिक्ट, जो लगातार वॉर होता रहा है, उसके रीजंस बताइए, एक्सप्लेन कर लोगे आसान भाषा में? कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कि अगर ये पूछेगा कि हिंदू कल्चर को प्रोटेक्ट किया कि नहीं किया, क्या वैदिक कल्चर को प्रोटेक्ट किया कि नहीं किया, क्या कन्नड़ भाषा का प्रमोशन मिला कि नहीं मिला, क्या तेलुगु भाषा का प्रमोशन मिला कि नहीं मिला, क्या जो वैदिक जो आपके डांस है, म्यूज़िक है, उसको क्या प्रोटेक्शन मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल मिला। समझ में आ रहा है? विजयनगर के अंदर बैठे हैं आप, कर्नाटका के अंदर बैठे हैं, तो किसका विकास होगा? कन्नड़ का होगा। कन्नड़ का विकास क्यों होगा? क्योंकि क्षेत्रीय राज्य है, और क्षेत्रीय राज्य है, रीजनल किंगडम है, तो रीजनल किंगडम वाले जानते हैं कि अगर हम क्षेत्रीय भाषा को पकड़ेंगे तो क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से लोगों के हृदय तक पहुंच सकते हैं। तो आप इस तरीके से चीज़ों को कनेक्ट करोगे। देखो बहुत सिंपल से, बहुत अच्छी लाइन मैंने बोली है, जब भी किसी क्षेत्रीय राज्य का विकास होता है, जैसे चोल तमिलनाडु विकसित हुए, उनको पता था कि अगर मैं तमिल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा तो कॉमन आदमी किसको समझता है मेरे एरिया में? तमिल को समझता है। अगर राजा भी तमिल में बात कर रहा है, जनता भी तमिल में बात कर रही है, तो राजा को कनेक्ट करना, जनता राजा को बेहतर कनेक्ट कर सकती है। तो लोगों के हृदय में पहुंचने का तरीका क्या है? भाषा है। तो भाषा से संबंधित साहित्य का विकास कराएगा, ऐसे लोगों को पैट्रोनेज देगा, उस एरिया के डांस, म्यूज़िक, उस तरह की वैदिक कल्चर, उस समय के कल्चर, उस तरह की एरिया कल्चर को प्रमोशन देगा। देगा नहीं देगा? कर्नाटका के अंदर डेवलप हुआ है तो क्या होगा? वो कन्नड़ भाषा को प्रमोट करेगा, क्योंकि लोकल जनता किसको मानती है? कन्नड़ को मानती है, कन्नड़ बोलती है, ये भी कन्नड़ बोलेगा, तो राजा का इंपॉर्टेंस घटेगा बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। कनेक्ट करो, जितना कनेक्ट करोगे उतना तुम जल्दी समझ पाओगे। अच्छा, ये उड़ीसा का इलाका है, उड़िया भाषा का विकास होगा, उड़िया साहित्य का विकास होगा, डांस का विकास होगा। अच्छा, बंगाल का एरिया तो बंगला भाषा का विकास होगा। देखो, अगर कोई रीजनल पावर है तो ऐसा होगा, कोई सेंट्रल पावर होगी तो नहीं होगा। जैसे मुगलों ने जो कि बड़ा साम्राज्य बनाया, तो मुगलों ने अपनी भाषा को बंगाल में थोपने की कोशिश की। मौर्यंस ने बड़े राज्य बनाए, तो मौर्यंस ने जो उस समय की प्राकृत भाषा है थोपने की कोशिश की। ये कि नहीं की? ये इतिहास है। इतिहास को इसी दृष्टिकोण से देखा
जाना समझा जाता है। ब्रिटिशर्स ने पूरे भारत पे शासन किया तो उन्होंने अपनी भाषा को हम पर थोपने की कोशिश की। लोकल भाषा को, स्थानीय भाषा को जो महत्व मिलना चाहिए नहीं मिला। लेकिन जब क्षेत्रीय राज्य का निर्माण हो रहा है तो क्या होगा? क्षेत्रीय राज्य का निर्माण होते समय आपको नजर आएगा कि लोकल भाषा का विकास होगा, क्षेत्रीय भाषा का विकास होगा, क्षेत्रीय साहित्य का विकास होगा, डांस का, म्यूजिक का, स्थापत्य का, हर चीज़ का विकास होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा।